पाठशाला से प्राइमरी एजुकेशन ली। उसके बाद 8th और 9th आपने नेशनल स्कूल फतेहपुर से किया। फर्रुखाबाद जिले में रहे, फिर औरैया इटावाबाद में रहे, फिर प्रतापगढ़ के लालगंज में रहे और बाद को तिब की इब्तिदाई तालीम से नवाजा और साथ ही हिफ्ज के लिए बिठाया। आपकी याददाश्त बहुत तेज होने की वजह से आपने बहुत जल्द कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। फिर अरबी और फारसी महारत हासिल की। हकीम अजमल खान साहब नहायत शीरी कलाम, नरम मिजाज और पाकीज़ा औसाफ के इंसान थे। दिल्ली के सभी कौमों में आपकी ज़बरदस्त इज्जत होती थी। आपने दिल्ली वालों का दिल जीत लिया था। लॉर्ड हार्डिंग अपने अफसरों से कहा करते थे कि वो दिल्ली के बेताज बादशाह हैं और दिल्ली वालों की हर दिल अजीज है। इस दौर में उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आवाम में कानून की हैसियत रखते थे। हकीम साहब का मतब अपने दौर का बहुत मशहूर मतब था। सस्ती और मुफीद दवाएं आपके नुस्खों का जुज़ होती थी। मतब में हमेशा भीड़ रहती थी। नब्ज़ और कानूनों से तशख़ीस करते थे। आपकी तशख़ीस ज़रबुल मिस्ल थी। आपके वाक़यात से आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी है। आपके मतब में जाकर देखने वाले देखते कि बीमारों का मेला लगा है। बाहर मोटरों और टांगों की कतार दूर तक चली गई है। अंदर पर्दा पड़ी डोलियाँ कतार दर कतार रखी हैं। हकीम साहब बीमारों के बीच में घिरे हुए हैं। दाएं बाएं नुस्खा नवीस मुस्तैदी से नुस्खे लिख रहे हैं। बराबर में दवाओं से संदूकचे भरे हैं। संदूकचे पर एक मुहतमिम तैनात है। हकीम साहब नब्ज़ देखते जाते थे और नुस्खा लिखते जाते थे। मरीजों को दवाएं दी जाती थी लेकिन लिया कुछ नहीं जाता था, न दवा की कीमत न मशवरे की फीस। बीमारों के तीमारदार घर ले जाने के लिए खड़े रहते थे। अगर सवारी है तो बैठ जाते थे वरना पैदल ही चले जाते थे। मायूसी इलाज मरीज दूर दूर से चलकर आते थे। तो दिल्ली पहुंचा और अपने आप को हकीम साहब के कदमों में डाल दिया। हकीम साहब ने मरीज को देखा, कहा कि बैठ जाओ। फौरन 2.5 सेर दूध मंगाया, उसमें एक रत्ती दवा डाली। 5 मिनट में दवा 5 मिनट में वो दूध जम गया। नौजवान से कहा कि लो इससे खा लो। नौजवान ने जमा दूध खाना शुरू किया। जब सब खा चुका तो पसीना आना शुरू हुआ। हकीम साहब ने मरीज के साथी से कहा कि इसके कपड़े लेकर आओ। वो धुला हुआ जोड़ा लेकर आया। यहाँ उसके आते आते नौजवान के सारे कपड़े पसीने में भीग चुके थे। कहा कि इसका बदन पोछो और फिर गुस्ल करके लिबास बदल दे। नौजवान ने गुस्ल किया। ये उसका गुस्ल सेहत था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका गुस्ल सेहत ऐसा था कि उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। बड़े माइक से हंसिए ना थोड़ा सा। के लिए और तमाम समस्याओं के लिए जो है सलाह देते हैं। तो ये हम लोगों के एक तरह से सरपरस्त है, समझे, ऐसा हम लोग मानते हैं और हमें फ़क्र है कि ये हमारे बीच में है। ये प्रोग्राम आज का जो हो रहा है यूनानी डे, इसकी शुरुआत बाराबंकी से हुई, लेकिन ये बाराबंकी से धीरे धीरे करके पूरे सूबे में और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में फैल गई। बकौल मजरू सुल्तानपुरी के कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर साहब ने जो बुनियाद डाली, अब वो तनहा नहीं है बल्कि वो कारवां की शक्ल अख्तियार कर चुका है। डॉक्टर साहब की खिदमात के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन चूंकि ऐसा मौका है, मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो तिब्ब है या आयुर्वेद है, ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों पर, हमारे अकाबरीन पे, हुक्मा पे कश्फ और इल्हाम के जरिए जारी किया। एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल इलाज था और इसका मकसद सिर्फ खिदमत खल्क था। हकीम अजमल खान साहब के बारे में जैसा डॉक्टर साहब ने अभी एक मकाला पढ़ा और कहा अगर वो चाहते थे उस दौर में भी बहुत पैसा पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे को तरजीह नहीं दी बल्कि खिदमत खल्क को तरजीह दी। उन्होंने इस मकसद को समझा। आज क्या हो रहा है, कमर्शलाइजेशन ने, व्यवसायीकरण ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। जो लोग भी तिब्ब से
या डॉक्टरी से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके भी जानने वालों में डॉक्टरों की तादाद है, आज बहुत बुरा हाल है। पढ़ाई इतनी कॉस्टली हो गई है कि जब कोई लड़का डॉक्टरी पढ़ के आता है तो सबसे पहले उसका टारगेट खिदमत खल्क नहीं होता है, बल्कि उसका टारगेट ये होता है कि पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा खर्च हुआ है उसकी वसूलियाबी कहाँ से की जाए। मेडिकल लाइन में खास करके एलोपैथिक में बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, दवा की कीमत लिखी रहती है 130 रुपया, 135 रुपया, और उस दवा की असल कीमत होती है 30 रुपया, 32 रुपया। मैं बहुत सी दवाएं जानता हूं जिनकी असल कीमत सिर्फ 30 रुपया, 32 रुपया है, वो मार्केट में जो है 132 से 135 रुपए की दवा बिकती है। हमारे एक MBBS डॉक्टर हमारे साथी थे, उन्होंने मुझे एक जो है मेडिसिन एडवाइस की। उस मेडिसिन की कीमत थी 429 रुपए, और 429 है। इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, पता जाए। उनको टारगेट डॉक्टर्स को दिए जाते हैं कि आपको महीने में 10 ऑपरेशन करने हैं, आपको 15 करने हैं, आपको 20 करने हैं। इन सब से कैसे बचा जाए, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, खास करके यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, हमारे बीच से जो नब्बाजी का इल्म है वो महफूज होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से भी तमाम तरह की अपना तरीका खास मुक़र्रर किया। 9 बरस तक वो इस ओहदे पर मुक़र्रर रहे। इस मुद्दत में वो अलीगढ़ कॉलेज और पब्लिक तंजीमों और इदारों को नवाब की तरफ से अहतियात दिलाने में कामयाब हुए। हकीम साहब का अपना मतलब था, जहाँ वो अमीर और गरीब मरीजों की देखा करते थे और नुस्खे दिखा करते थे। वो चाहते थे कि यूनानी और आयुर्वेदिक स्कूल को कॉलेज बना दें, जहाँ वो सब कुछ हो। इसके जदीद खतूत पर कॉलेज की ज़रूरत होती है। वो अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी थे और उसके मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद रहते थे। वो उलमा की मजलिस इंतज़ामिया की भी रुकन थे। मेरे ख्याल में आता है कि नवाब रामपुर ने अपने एक आला ओहदेदार को लोगों के सामने छड़ी से मारा। दूसरे अफसर नवाब की हरकत से बहुत खफा थे, लेकिन इताअत गुज़ारी कुर्सी में पड़ी हुई थी, लिहाजा इस वाक़े को भूल जाना चाहते थे। लेकिन हकीम अजमल खान ने नवाब को मजबूर कर दिया कि पब्लिक में माफ़ी मांगे। 1921 में जब वो कांग्रेस और खिलाफत इजलास दोनों के सदर थे, तो उन्होंने अपने सदारती अख्तियारात इस्तेमाल करके एक करारदाद को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि खिलाफत तंजीम का मकसद स्वराज में ही मुकम्मल आज़ादी होना चाहिए। अजमल खान साहब के एक काम ने जो सबसे ज़्यादा जिसको हम मुतासिर हमें किया है, वो ये है कि इससे पहले हुक्मा में और बहुत से लोगों में ये था कि उनके ख़ानदान में जो नुस्खे और वो होते थे उसको खुफिया रखने का तरीका था। तो अपने आखिरी दौर में वो अपने बेटों में या अपने किसी शागिर्द को बता के जाते थे, लेकिन कभी अक्सर ऐसा भी होता था कि बताने का मौका न हो तो वो इल्म ज़ाय हो जाया करता था। तो अजमल खान साहब ने इस पर तवज्जो दी कि इल्म तिब का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरीके से ज़ाय हो चुका है। तो उन्होंने जो ख़ानदानी नुस्खे पुश्त दर पुश्त चले आ रहे थे, उनको किताबी शक्ल में आवाम के लिए वाज़ेह कर दिया। उनकी किताब हाज़िक़ इस सिलसिले में मशहूर किताब है। बाद में ये इल्म सबके लिए आम हो गया, तो बाद में जिन लोग जो तबीब हुए उन्होंने उससे बहुत इस्तेफादा उठाया। तो इस तरह से उनकी ये खिदमत जो है आवाम के लिए बहुत बड़ी खिदमत रही है। और बाकी ये है कि उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, मज़ीद गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। प्रयास को करके हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए। अगर हम लोग में उतनी अच्छी वो नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते उस तरीके से, लेकिन इस उम्र में डॉक्टर उस्मानी साहब इतना बढ़ चढ़ करके और यूनानी की तरफ इतना वो रुजू रहते हैं कि अब उसके लिए मैं डॉक्टर उस्मानी साहब को जो है बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज जो यूनानी का वजूद है वो हकीम अजमल खान साहब की वजह से ही है। अगर वो यूनानी को तवज्जो नहीं देते और उसको जो है उसके बारे में नहीं सोचते तो शायद यूनानी हिंदुस्तान में ना होता। ये असल में अरब से आया था, अरब से और इधर से यूनान से होता हुआ आया था। पहले ये अरबी ज़बान में होता था, बाद में हिंदुस्तान में जब आया तो हकीम अजमल खान साहब जो है ने इसको उर्दू ज़बान में जो है इसको पेश किया हिंदुस्तान में। उस ज़माने में उर्दू ही चलन था ज़्यादातर, और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ में जो है ये मिल करके उन्होंने यूनानी को आगे बढ़ाया। आज हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के दिन जो हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं, इस
प्रोग्राम की आगाज़ हमारे बाराबंकी से हुई और इसके फाउंडर हमारे डॉक्टर उस्मानी सर रहे और मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनका तलबा यानी इनका स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में सभी ने हकीम अजमल खां साहब की ज़िंदगी को जाना और उनकी ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को आवाम के लिए मुस्तमिल कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होगी। हमें इस बात को प्रूफ करना होगा कि हम किस तरह से इन पैथोलॉजी से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ साथ में हमें इस बात को इस मौजू पे भी ध्यान देना होगा। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और हमारे रिसर्च का प्रोग्राम है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी आप बीमार हो चुके हैं तब आप इलाज करते हैं। आइए इस बात पर, इस मौजू पर हम बात करेंगे कि आपको बीमार ना होने दिया जाए। सो वी आर रिसर्च मेनी ऑफ दैट। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बात की तरबियत हमने बहुत सारा ये रिसर्च हकीम अजमल खां साहब की किताबों से हासिल किया और साथ साथ में ये प्रैक्टिकल रिसर्च, ये प्रैक्टिकल वर्क हम डॉक्टर उस्मानी के मातहत हासिल कर रहे हैं और ये चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बात को हम अमेरिकन रिसर्च तक प्रूफ कर रहे हैं और इस बात को हम प्रूफ करेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे आवाम से कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को बेहतर करना होगा, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना होगा। वी वॉन्ट टू बी अ मॉडर्नाइज एंड वी आर जस्ट कैप्चरिंग द वेस्टर्न कल्चर, सो वी थिंक अबाउट दैट व्हाट वी आर डूइंग दैट वे। हम ये डॉक्टरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब वो हार्ट के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, 8 लाख दिए, 10 लाख दिए, PAT हुआ, लेकिन हम ये इस बात को वाज़े नहीं कर पाते कि हम अपने मॉल्स में क्या खा रहे हैं। मसाइल ये हुए कि हमने लाइफ स्टाइल को बदल दिया जिसकी वजह से हमारी बीमारियां हो रही हैं। हमारे हकीम अजमल खां की बहुत सारी बुक्स में बताया गया है कि दवा बिल गिज़ा, यानी आप गिज़ा से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड वी आर जस्ट गो फॉर द प्रिवेंटिव मेडिसिन। और इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द इस बाराबंकी में एक ऐसा प्रोग्राम करूंगा जिसमें हम इस हेल्थ फोरम को, हेल्थ फेयर को आगाज करेंगे ताकि हमारी जो है यहाँ की सोसाइटी इस चीज़ को प्रमोट कर पाए और अपने हेल्थ को, और एक सपना जो हमने देखा है हेल्दी यूथ हेल्दी इंडिया का, वो इंशाल्लाह हम जरूर प्रमोट करेंगे। शुक्रिया। मैं डॉक्टर उस्मानी सर, जानकारियाँ बहुत सीमित है, उनके बारे में कुछ कहूँ तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ हकीम अजमल साहब को या डॉक्टर उस्मानी साहब को, मुझे लगता है कि खाली हिकमत से या खाली डॉक्टरी से जोड़ना शायद अन्याय होता। एक इसका पहलू और होता है ना, वो होता है इंसान। मेरा मानना है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हकीम दोनों का इलाज करता है, चाहे वो अमीर हो और चाहे गरीब हो। ये हिंदी का बड़ा प्रचलित शब्द है धर्मनिरपेक्ष। तो ये तो धर्मनिरपेक्षता हुई ना। मैं निरपेक्ष व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं वो बात नहीं कह सकता। मैं गरीबी के सापेक्ष चलता हूँ और मैंने गरीबी के सापेक्ष डॉक्टर उस्मानी साहब को देखा। इंसानियत जो है, मुझे लगता है ना, शायद धर्मों में भी, मुझे डॉक्टर साहब बहुत कम जानकारी है धर्म के बारे में, लेकिन हर जगह एक बात बताई गई है कि पड़ोसी भूखा रहे तो शायद आपका खाना जायज नहीं है। और वो पड़ोसी भूखा वही रहता है जो गरीब होता है। और गरीबी के प्रति, गरीबी के लिए, गरीबों के लिए अगर किसी के अंदर मैंने जज्बा देखा या काम करते हुए देखा तो मैंने डॉक्टर उस्मानी साहब को देखा। आज भी मैं देखता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब निकलते हैं तो कुछ लोग खास करके लेबर तबके के हों या रिक्शे वाले लोग हों, रास्ते में खड़े इंतजार किया करते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे होंगे, और फिर वो उधर से आते हैं और चुपचाप उनको कुछ अपना देते हुए चले जाते हैं। रोज का आपका है। कर दे नबी के दीन से दूरी, तुझे बर्बाद ना कर दे दिलों की ख्वाहिशें तेरी, तुझे बर्बाद ना कर दे दिलों की ख्वाहिशें तेरी, तुझे बर्बाद ना कर दे। खुदा को भूल कर इंसान तो दर दर तो भटकता है, खुदा को भूल कर इंसान
कहीं ये तेरी गद्दारी तुझे बर्बाद ना कर दे, कहीं ये तेरी गद्दारी तुझे बर्बाद ना कर दे, नबी के दीन से दूरी तुझे बर्बाद ना कर दे।